भारत के प्रमुख हिंदी समाचार पोर्टल प्रभासाक्षी.com की 20वीं वर्षगांठ पर आयोजित विचार संगम कार्यक्रम में आप सभी महानुभावों का एक बार फिर से स्वागत है। वर्तमान परिदृश्य में भारत के समक्ष क्या नई रक्षा सुरक्षा चुनौतियां खड़ी हुई हैं और उनसे निपटने के लिए कितने तैयार हैं हम, इस विषय पर आयोजित इस परिचर्चा में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी श्री एसपी वैद्य जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और वर्तमान में राज्यसभा सांसद श्री ब्रिजलाल जी और सेना के वरिष्ठ अधिकारी रहे और रक्षा विशेषज्ञ श्री संजय कुलकर्णी जी। आज सुबह से चल रही हमारी अन्य परिचर्चाओं से यह परिचर्चा थोड़ी हटकर है, क्योंकि इसमें हम हमारे मेहमानों से कुछ प्रश्नों के माध्यम से वर्तमान रक्षा सुरक्षा परिदृश्य के बारे में जानेंगे। मेरा पहला प्रश्न श्री एसपी वैद्य जी से है। वैद्य जी, आप बताएं कि कश्मीर घाटी में हाल ही में जिस तरह से टारगेट किलिंग की घटनाएं हुई, उसको कैसे देखते हैं आप? साथ ही हालिया आतंकी हमलों का स्वरूप दर्शाता है कि दहशतगर्दों ने अपनी रणनीति बदली है। इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि इन सब स्थितियों से निपटने के लिए कितने तैयार हैं हम? नमस्कार। देखिए, पिछले कुछ सालों से जो टेररिज्म के खिलाफ जंग छेड़ी गई थी ऑपरेशन ऑल आउट के तहत, और फिर पिछले 2 साल जब 370 और 35A को हटाया गया, तो जी। उससे ऑपरेशंस में स्पीड अप हुआ और जो टेररिस्ट की लीडरशिप थी वो एलिमिनेट हो गई, उनके रैंक्स एलिमिनेट हो गए, उनको जो बड़े हथियार थे AK-47 राइफल्स, उसकी कमी होने लगी। हालाँकि जो उनके आका हैं टेररिस्ट के पार बैठे हुए, जो ISI और जो डीप स्टेट जिसको मैं कहूँगा, जी। उनकी आर्मी और ISI जो उसको चलाती है, वो इसको वेपन्स को रिप्लेनिश करने में दिक्कत महसूस कर रहा था। उन्होंने बहुत सारे हरफ़े भी अपनाए, ये ड्रोन से ड्रॉप करने की कोशिश की, जम्मू सेक्टर में जो IB सेक्टर है उधर टनल्स निकालने की कोशिश की, लेकिन किसी न किसी वजह से उनको ये दिक्कतें आ रही थी। तो जी। और आपने हाल ही में देखा वहाँ ISI के चीफ भी बदले। तो उसके बाद जैसे आपने कहा रणनीति में तब्दीली आई है, इसमें कोई शक नहीं, और ये जी। इस नीयत से किया गया है ताकि उनका जो लो इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न का वो एक स्ट्रेटेजी हो, जिसमें जी। आप 1-2-2 टेररिस्ट का ग्रुप्स बनाइए और उनको छोटा हथियार पिस्टल दीजिए और सॉफ्ट टारगेट चुन के किसी सिविलियन को, कोई केमिस्ट शॉप को, कोई रेहड़ी वाला, कोई लेबरर है, कोई टीचर है, उसको जाके मार दीजिए। ना आपका टेररिस्ट का नुकसान होता है, ना वो मरता है, ना उसके हथियार जाते हैं, और जी। एक आपकी तरफ से कोई खास इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसका इफ़ेक्ट देखिए, इसका टेरर देखिए कितना पूरे कश्मीर में और पूरे भारत में इसका असर हुआ। तो जी। ये इस नियत से किया गया, और इसमें 2-3 वजूहात और भी थी, जो मैं यहाँ जी। मेंशन करना चाहता हूँ। वो ये थी कि आग जब 370 हटाया गया तो आपने देखा एक नैरेटिव फ्लोट किया गया हुर्रियत के जो सेपरेटिस्ट हैं और जो कुछ और कश्मीर बेस्ड पार्टीज़ हैं, कि जी। यहाँ डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगी, और ऐसा कुछ पिछले 2 साल में हुआ नहीं। कौन कश्मीर में जाके सेटल हुआ? कोई भी नहीं, ऐसा हुआ जी। नहीं। और इसको वो सिर्फ़ सरकार ये कोशिशें कर रही थी कि जैसे-जैसे हालात बेहतर होते हैं, हम कश्मीरी पंडित जो माइग्रेट हुए थे, उनको रिटर्न कर वापस ले जाने की कोशिश करेंगे। तो उस चुनो गवर्नमेंट की उस एफर्ट को ये चुनौती है, क्योंकि जी। ISI को ये सूट नहीं करता है कि ये माइनॉरिटीज़ वापस आएँ, और जो बची, जो इवन पिछले 30 सालों में, जैसे कृष्णा ढाबा वाला था, जैसे जी। केमिस्ट था मिस्टर बिंद्रू, तो वो इवन पीक मिलिटेंसी में वहाँ टेररिज़्म में भी वहाँ से माइग्रेट नहीं किए। उनको भी टारगेट इसलिए किया गया ताकि जो बचे-खुचे हैं उनमें भी दहशत हो, और पाकिस्तान का भी तालिबाइज़ेशन का एजेंडा है कश्मीर का, वो उसमें वो खलल पड़ता है इन लोगों के रहने से, तो ये उस नियत से किया गया है। दूसरा, अगर आप देखें, ये जो जिस तरह की डेवलपमेंट पिकअप हुई पिछले 1-2 साल से,
पहले तो थोड़ा कोरोना की वजह से इफेक्ट रहा 317 हटने के बाद लेकिन जी, जैसे-जैसे कोरोना पर कंट्रोल हुआ है तो आप देखें आईआईटी बन रही है, आईआईएम बन रहा है, एम्स बन रहा है, 7 जी, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। अब भारत सरकार ने एक इतनी बढ़िया इंडस्ट्रियल पॉलिसी मेरे ख्याल भारत सबसे बढ़िया भारत में शायद ही किसी स्टेट में इतनी अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनाउंस की यहाँ के लिए, उससे काफ़ी उत्साह इंडस्ट्रियल सेक्टर में लोगों में आया और बहुत सारे लोग यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ये सारा जो इन्वेस्टमेंट होगी, डेवलपमेंट होगी, ये सारे प्रोजेक्ट चलेंगे तो इससे कश्मीर घाटी में जो यूथ है वो सारा अपने नौकरियों में और काम-काज में और एंसिलरी वर्क में सब में बिज़ी हो जाएगा। तो पत्थरबाजी के लिए लोग नहीं मिलेंगे, जी, टेररिज्म के लिए लोग नहीं मिलेंगे। तो ये सारी आईएसआई के अंदर वहाँ जो डीप स्टेट है उसमें बुखलाहट आई। तो ये इस नियत से इनको टारगेट किया जा रहा है लेबरर को ताकि लेबर यहाँ से भाग जाए और जो प्राइम जी, मिनिस्टर मोदी जी की गवर्नमेंट का जो कोशिशें हैं कि कश्मीर का नक्शा बदला जाए डेवलपमेंट से, उसको एक जी, चुनौती है ये। तो मैं समझता हूँ इस नियत से किया गया। अभी आपके जो सवाल है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? जी, बिल्कुल जी, तैयार हैं। मैं ये बताता हूँ इनिशियली मैं इवन मैं 90 का दौर भी देखा 1990 का दौर भी देखा जब जी, टेररिज्म एकदम स्टार्ट हुआ तो एक झटका लगता है सिक्योरिटी फोर्सेस को जेएनके पुलिस को बिकॉज़ नई रणनीति जब लागू की जाती है तो उसको समझने में उसको कौन चला रहा है उसको उसके कौन से ओजीडब्ल्यू अपर ग्राउंड नेटवर्क कौन है उसके जी, ये जो स्लीपर सेल्स हैं वो कौन है, लोगों को पहचानने में, ये सारी चीज़ें आफ्टर ऑल ऐसे इंसिडेंट करने के लिए आपको इन सब की ज़रूरत पड़ती है। आप टारगेट चुनते हो कि आप मिस्टर बिंद्रू को मारना है तो उसको चुनता है कोई, उसको फिर वहाँ कितने कब जाना है, जब वहाँ पुलिस या जी, फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट नहीं होगी। ये सारी इसको अनरेवल करने में वक़्त लगता है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत परिस्थितियाँ देखी हैं जी, पिछले 30 सालों 35-32 सालों में। हम इवन वो स्टेज देखी जब फिदाई अटैक अगर आपको याद होगा ये जी, जो सुसाइडल अटैक 99 के बाद कारगिल वॉर के बाद शुरू हुए वो जी, भी दौर देखा और उसको भी ओवरकम किया और मुझे पूरा विश्वास है जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्मी मिलकर इसको इस चैलेंज को कबूल करेंगे और हम इस पर बहुत जल्दी इस पर काबू पाएँगे। जी। श्री बृजलाल जी, आपसे हम यह जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर आजकल बड़े सवाल उठ रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? साथ ही सबने देखा कि उत्तर प्रदेश के बारे में कई अलर्ट भी हाल में जारी हुए हैं। इस पर आप अपने अनुभव के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके कार्यकाल में भी इस तरीके की चीज़ें देखती को मिलती थी, जिस पर आप लोगों ने बखूबी उस पर काबू भी पाया। था की बात है, मैंने 37.5 वर्ष वर्दी पहनी है और कानून व्यवस्था की जो स्थिति इस समय है, वैसा जी, कभी नहीं। जी, यहाँ जो और उन माफिया को राजनीतिक पार्टियों ने अपने पार्टी में लिया, उनको एमपी और एमएलए जी, और जब विद सरकार हो, इन्होंने सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े, गरीबों के जी, कब्ज़े करके उस पर माल बनाना, मकान बनाना, दुकानें, करोड़ों की, जितने जी, टेंडर हो पर कब्ज़ा और इसको पूरे जो राजनीतिक पार्टी के हेड होते थे, उनसे जी, उनको योगी सरकार में पहली बार किया पर तो कार्रवाई हुई। हालात ये है कि गले में तख्ती डाल कर यूपी लोग थाने जी, पर सरेंडर कर रहा हूँ। और जी, पहले योगी जी ने जो उनका आर्थिक अपराध से जो उन्होंने किया था, उस पर बुलडोजर चलाया, तो जी, आज 1800 करोड़ से ज़्यादा ऐसे माफिया जो बड़े-बड़े थे, उनकी संपत्तियाँ हैं और उसके ऊपर जो ज़मीन खाली हुई है, गरीबों के मकान। तो ऐसी कार्रवाई जो हुई वो कभी नहीं हुई। अब मैं जी, थोड़ा-सा मैं यूपी का डीजीपी रहने से पहले साढ़े 4 साल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, फिर उसी जी, पद पर डीजी लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, एसटीएफ और एटीएस। एटीएस का मैं फाउंडर एडीजी रहा हूँ। जी, तो
देखा है टेररिज्म का, और मैं और भी देखा कुछ चीजें। मैं अभी रक्षा अभिषेक सिंह जी की बात, बहुत अच्छी बात जी का हमेशा ये हाथ रहा है कि कैसे करें नंबर वन की बदनामी ना हो, जी इंटरनेट पर उन पर कोई उंगली ना उठाए, ब्लैक जी लिस्ट। तो जैसे आज ये टारगेट किलिंग कर रहे हैं, पिस्टल जी दे दिया, मारो। उसी तरह से लश्कर तोयबा, जिसका सरगना हाफिज सईद है, जी जब अटैक हुआ, वार की स्थिति आ गई, तो इन्होंने बनाया इंडियन मुजाहिदीन, जी इंडियन बट द इंडियन वर्जन ऑफ लश्कर तोयबा। जी जितने मॉड्यूल थे सबकी ट्रेनिंग मुजफ्फराबाद में हुई। ट्रेन करके जब इन्होंने क्राइम करना शुरू किया, हमारे यूपी में 23 नवंबर 2007 को 3 कचहरियों में ब्लास्ट। जी इसके जी जर्मन बेकरी ब्लास्ट, आपका जी बटला हाउस जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद ब्लास्ट, बॉम्बे में लोकल ट्रेन में ब्लास्ट 2005 में, हमारे यहाँ संकट मोचन ब्लास्ट, जी ट्रेन ब्लास्ट। ये जब शुरू हुई और ब्लास्ट होते थे, लोग सैकड़ों मरे। उसमें हमारे उत्तर प्रदेश में एक जगह है आजमगढ़, और एक जी बड़ा इंडियन मॉड्यूल का मॉड्यूल, उसका जी पर्पस कि हमारे कमांडर जाते हैं पाकिस्तानी, पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, बदनामी होती है, तो क्यों ना इंडियन को ट्रेन करके लॉजिस्टिक सपोर्ट देकर इनसे क्राइम जी करवाया जाए, और ये पकड़े जाए तो हमें क्या आप ये कर रहे हैं। तो ये जी चीजें ने इस्तेमाल किया, और मैं भी उस ऑपरेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट हूँ। और हम लोगों ने जी तो, और ना केवल अपने यहाँ के टेररिज्म केसेस सॉल्व किए, भी जयपुर एटीएस ने सॉल्व किया। अब मैं जी बताता हूँ, और तब 31 दिसंबर 12 बजे के तोयबा का अटैक हुआ था। रामपुर सीआरपीएफ सेंटर, ग्रुप सेंटर है, काफी जी 7 जवान मारे गए। जी हमने प्रयास किया, और हम इंडिया जो था लश्कर तोयबा का, जो उसको हम लोगों ने इंडिया आते गिरफ्तार किया, और पाकिस्तानी फिनाइन जिन्होंने को पकड़ लिया, टोटल करके, और चार्जशीट। सरकार जी बदलती, पार्टी की सरकार आती, और जी समाजवादी सरकार ने कहा, अरे टेररिज्म कहाँ, दारू पिए थे, 31 दिसंबर का दिन था, आपस में गोली चली, और उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने जी 4 सीट। मुझे लग रहा है कि अभी आपके यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत है। मैं हमारे संवाददाता देवेंद्र जी से आग्रह करता हूँ कि वो एक बार आपको दोबारा जोड़ें। इस बीच हम चलते हैं, श्री संजय कुलकर्णी जी आपके पास आते हैं। भारत और चीन के विवाद अभी जो चल ही रहे हैं, ऐसे में चीन की संसद ने सीमावर्ती इलाकों के संरक्षण और उपयोग संबंधी जो नया कानून बनाया है, उसका असर भारत के साथ सीमा विवाद पर और कितना पड़ सकता है? रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। ये जो कानून चीन लाया है, इससे साफ जी, जाहिर होता है कि चीन की मंशा क्या है। और वो मंशा है कि भारत के साथ कभी भी जो विवाद है उसको नहीं सुलझाना है। भारत को किस तरीके से दबाव में डाले रखना है, और किस प्रकार से जो चीन है उसने तकरीबन जो 14 देशों के साथ उसकी लैंड बॉर्डर्स हैं, उनमें 12 देशों के साथ उसने अपना जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सेटल किया। 2 देश किया, एक है भूटान और दूसरा है हिंदुस्तान। भूटान के साथ वो अभी जी, चर्चा में है, और उम्मीद करता है, चीन को लगता है कि शायद भूटान के साथ भी उसकी जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो सेटल हो जाएगी, कुछ लेन देन होगा, पर उनके साथ हो जाए। अब आया भारत। जी, अब भारत एक ऐसा देश है जिसको लगता है चीन को कि एशिया के अंदर अगर कोई भी देश कोई चुनौती दे सकता है चीन के उस मंशा में, तो वो है भारत। अब चीन की जी, मंशा क्या है वो सोचना बहुत जरूरी है। चीन को लगता है कि वो पूरे विश्व का सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, यानी कि उसमें जी, वो ऊपर से सबको देखता है और सेंटर में है, और वो उसकी इट्स बर्थ राइट, यानी कि उसको वो एक विरासत मिली है और वो उसको पाना चाहता है। और उसको लगता है
कि पिछले 100 साल से सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन जो चीन बार बार जिसका जिक्र करता है, उसके कारण उसको वो नहीं मिली। और अब जब उस स्थिति में चीन आ गया है, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे उसकी डिप्लोमेसी हो, चाहे उसकी नॉर्मल जो चीन की जो कंटिन्यूस ग्रोथ है, मिलिट्री हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, डिप्लोमेटिक हो, अब चीन उस मकान पर जा पहुंचा है कि उस चीन को लगता है कि अब वक्त आ गया है। डेंग जियाओपिंग का जो कहना था, लाई लो, कीप योर हेड फ्री, और नीचे लगे रहो और अपना काम करते रहो। शी जिनपिंग का मानना है ना, हम आए हैं और हम ही रहेंगे और हमारे साथ जो टक्कर लेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। यानी कि द पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। जो माओ सेतुंग की सोच थी, उस सोच के हैं शी जिनपिंग। ये अब हमें घबराने वाली बात नहीं। ऐसे हालात में जब 1950 से लगातार आज तक बातचीत हो रही है, बीच में 1962 का युद्ध हुआ, 1967 हुआ, सुंदरोंगचू हुआ, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट हुआ 1993, 96, 2000, और उसके बाद भी अगर गलवान जैसा हादसा हो सकता है तो हम समझ सकते हैं कि चीन और भारत के बीच जो रिश्ते हैं वो वाकई बहुत खराब है आज की हालत में। तो चीन एक धूर्त देश है, चीन के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। चीन ने पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट इस मंशा से लाया कि बॉर्डर डिस्प्यूट को आप अलग रखिए और ट्रेड चलते रहेगा, क्योंकि चीन को आर्थिक स्थिति में उन्नति करनी थी और उस उन्नति में ये बीच में नहीं आना चाहिए, इसलिए उन्नति करता रहा और उस उन्नति का फायदा चीन ने उठाया। भारत, मैं कहूंगा कि उस मंशा से नहीं उठा पाया, क्योंकि भारत में भी जब रिफॉर्म्स आए 90s में, नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो रिफॉर्म्स आए, और इस रिफॉर्म्स की एक बहुत बात बताना चाहूंगा कि व्हेन यू ग्रो एट 10% per year, आप 10 million people you take out of poverty, यानी कि 100 लाख लोग पॉवर्टी से आते हैं अगर आप 10% के ग्रोथ से आप डेवलप करें। चीन लगातार जब से उसने हम लोगों के साथ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट किया और विश्व भर में 30 साल लगातार 10% ग्रोथ रेट से बढ़ता रहा, यानी कि चीन ने अपने 300 मिलियन पीपल, 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला। आप समझ सकते हैं कि अब जब उस लेवल पर चीन आ गया है, उसकी तरक्की हो गई, अब चीन को लगता है अब मैं टक्कर लेने के तैयार हूं। और अब जो आपने पूछा, ये जो कानून लाया है, इस कानून से क्या फर्क पड़ेगा? अब जैसे हम लोगों ने कानून अपने पार्लियामेंट में लाया है, शुरू से हम लोग कह रहे हैं कि अक्साई चिन और पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है और ये भारत का हिस्सा है। इसमें हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो विरासत हमें ब्रिटिशर्स के वक्त 1947 में मिली, उसी विरासत हमने एक्सपेंशनिस्ट नहीं है, हम विस्तारवादी वाले नहीं हैं। हमारे को जो दिया गया हमने उसको लिया, हाँ, और उसको संभालने की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी की बात करते हैं। चीन अगर आप देखें तो 1949 में हमारा नेबर बना, तब तक तिब्बत जो था वो हमारा पड़ोसी था। और उसके बाद जिस प्रकार से सरदार पटेल ने जो चिट्ठी लिखी पंडित नेहरू को कि चीन जब हमारा पड़ोसी बन गया है, अब इसकी मंशा ठीक नहीं है, इसकी बातचीत करने का तरीका और इसके जो बोलचाल है वो एक तरीके से लगता नहीं है कि हमारा पड़ोसी दोस्त है, लगता है ये हमारा दुश्मन है। तो ये जब मंशा जाहिर हो गई और अब इस वक्त जब भारत और चीन के बीच में जबरदस्त टकराव है, तनाव है, ईस्टर्न लद्दाख में है, अरुणाचल में हो रहा है, बाराहोती में वो कर रहे हैं, मतलब सब जगह चीन के साथ स्थिति थोड़ी एक, मैं कहूंगा कि नाजुक नहीं, लेकिन जरूर एक तरीके से वी हैव टू बी कॉशियस कि चीन कर क्या रहा है। ऐसे इसमें जब चीन इस तरह के कहते हैं कि ये जो पूरी जमीन है, अब अभी तक क्या था, टेरिटोरियल डिस्प्यूट था कि हम सेटल कर रहे हैं पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, अब टेरिटोरियल डिस्प्यूट से हट करके ये क्या बन गया, सॉवरेनिटी इशू। यानी कि अब जो चीन कहेगा, चीन अब अगर कल अपने ग्रेजियर्स भेजेगा, चीन अपने लोगों को भेजेगा, बोलेगा नहीं ये तो हमारी जमीन है, ये देखिए ना हमारा कानून क्या था, ये हमारी जमीन है, हम कहेंगे हमारा। मतलब लड़ाई झगड़े करने के लिए, और नॉर्मली जो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं जिनको हम लोग निपटाने में अभी तक सफल होते थे वेरियस पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट और जो
बॉर्डर एग्रीमेंट थे दोनों देशों के बीच में, वो तो गलवान के बाद तो उन्होंने बिल्कुल ही कूड़ादान में डाल दिए। पर अब जो है वो जो स्थिति है अब और भी नाजुक हो जाएगी, क्योंकि चीन अपने ग्रेजियर, चीन अपने जो गांव बसा रहा है, चीन अपने लोगों को, जी जानवरों को किस तरीके से भेजेगा और बैठ जाएगा, बोलेगा ये तो मेरी जमीन है, ये तो हमारे बिल्कुल हमारी है। बिल्कुल तो ये जो एक तरीके से सटल चेंज जो आया है, अभी तक बातचीत के लिए वो तैयार था, बातचीत जी मतलब राजी था, बातचीत में जो मसला है सुलझे या ना सुलझे वो बातचीत कर रहा था। अब जो बातचीत जी होगी सुलझने के लिए नहीं होगी, अब दादागिरी में बातचीत होगी कि कौन किसके बलबूते में दम है। तो ऐसे हालात जी में जरूर हमें सतर्क रहना है, हमें तैयार रहना है, बिल्कुल चीन को बिल्कुल भी मौका नहीं देना है। और चीन को इस बात जी का अंदेशा होना चाहिए कि अगर हम कह रहे हैं, हमारे होम मिनिस्टर जी ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिए हैं, प्रधानमंत्री शुरू से वो स्टेटमेंट देते आए हैं, पहले भी देते आए और अभी सब कह रहे हैं कि अक्साई चिन्ह हमारा है, पाकिस्तान जी ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है। और ये जब अब हमारा है सॉवरेनिटी इशू दोनों देशों के बीच में आ गया, ये एक नाजुक स्थिति है, इसको हम लोगों को अभी नए तरीके से जी निपटना होगा। जी और इस नाजुक स्थिति पर और चर्चा करेंगे आपसे। फिलहाल श्री एसपी वैद्य जी, आपके पास आते हुए हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी का जम्मू कश्मीर दौरा सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को कितना आश्वस्त करने वाला था? मैं समझता हूँ बहुत ये दौरा कामयाब रहा और मैंने पहली बार देखा कि जो भारत के होम मिनिस्टर हैं वो आए और हुर्रियत से बात नहीं की, जी सेपरेटिस्ट से बात नहीं की, ऐसे पॉलिटिकल लोगों से जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं उनसे बात नहीं, लेकिन वहां के यूथ से बात की, वहां के जी यूथ क्लब्स के आपने देखा उनसे पूरा उन्होंने वार्तालाप किया। 4500 यूथ क्लब बने हैं, उनसे उनकी क्या दिक्कतें हैं, वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या पंचायत जो 30,000 लीडरशिप नई पैदा हुई है उनसे बातचीत की और उनको ये कहा कि अब पहले जैसा ये जो 6 आप पार्लियामेंट के नुमाइंदे चुनते थे और आप जो 87 एमएलए चुनते थे, विधायक चुनते थे, उसके बजाय आप 30,000 लोग अब आप में से ही मिनिस्टर बनेंगे, आप में से ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, आप में से दिल्ली भी एमपी बन के जाएंगे। तो ये एक नई मैं समझता हूँ सोच है। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं पाकिस्तान से क्यों बात करूं, मैं अपने जम्मू जी कश्मीर के यूथ से बात करूंगा। तो ये एक नई सोच, जो लोग भारत के साथ खड़े हैं उनको सपोर्ट, मैंने पिछले बहुत सालों के बाद एक ऐसी अप्रोच देखी कि जो लोग भारत, जैसे वो एक हमारे इंस्पेक्टर माटियर जो हुए उनके घर गए, तो वो बड़ा जी क्लियर एक मैसेज पूरे जम्मू कश्मीर पुलिस को, जिसने सबसे ज्यादा शहादत दी, लगभग 1600 अभी तक हमारे ऑफिसर्स और जवानों ने शहादत दी और हजारों की तादाद में जख्मी हुए, जिसमें 6 डीजीपी रैंक के लोग जख्मी हुए। शायद ही किसी जी पुलिस फोर्स और किसी भी कंट्री में इतनी कुर्बानी किसी ने दी जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी। तो होम मिनिस्टर साहब का उसके घर जाना एक बहुत बड़ा संदेश था कि जो जी सिपाही जमीन पर लड़ रहा है उसके साथ भारत का होम मिनिस्टर और भारत की पूरी सरकार और भारत के लोग खड़े हैं। तो एक ये संदेश। दूसरा उनका जो सिक्योरिटी रिव्यू 6 घंटे का करना, जिसमें सभी एजेंसियां थी, जम्मू कश्मीर पुलिस थी, आर्मी थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, उनको काफी उन्होंने उनसे पूरी समीक्षा ली, उनकी वजह पूछी कि क्या वजह है इतनी डिप्लॉयमेंट के बाद ऐसे इंसिडेंट जो टारगेट किलिंग है क्यों हो रहे हैं, क्या जी कमियां हैं और आपको क्या करना चाहिए। उनकी मैं समझता हूँ काफी हद तक उनकी खिंचाई भी की उन्होंने।
जो एक ऑनरेबल होम मिनिस्टर को करना चाहिए, और उनको ये निर्देश दिया कि अच्छा तालमेल आपस में होना चाहिए आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का, और जो जो लोग ग्राउंड में काम कर रहे हैं, अच्छा तालमेल होना चाहिए, इनको जी, आइडेंटिफाई करना चाहिए कौन लोग हैं। तो मैं समझता हूँ इससे लोगों को एक बड़ा क्लियर मैसेज गया है कि भारत के ऑनरेबल होम मिनिस्टर उनके दौरे के बाद इस स्थिति में तब्दीली आएगी, जो मुझे लगता है आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगी। और जी, एक पहली बार देखने को मिला कि उन्होंने कहा कि आप लीडरशिप सिर्फ लिमिटेड उन लोगों के लिए जिनको कुछ लोग ही डिसाइड करते हैं, उसके बजाय हर जवान के लिए ये अवेलेबल है। पूरा वो भारत की नुमाइंदगी अब 317 हटने के बाद वो पूरा ही भारत का हिस्सा है, और वो एक सोच को उन्होंने जो बदली है जम्मू कश्मीर में 317 हटने के बाद, उसको सपोर्ट करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छा मैसेज पूरे जम्मू कश्मीर में इस उनके विजिट से गया। जी। श्री वैद्य जी, भारत के पड़ोस में चाहे हम अफ़गानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें या चीन की, एक साथ कई चुनौतियाँ हैं। आप जम्मू कश्मीर की भौगोलिक, सामाजिक और सुरक्षा दृष्टि की गहन जानकारी रखते हैं। हमारा प्रश्न आपसे यह है कि खास तौर पर पिछले 1 साल में ऐसी कौन-सी चुनौतियाँ खड़ी हुई हैं, जिनसे निपटना हमारे लिए मुश्किल साबित हो रहा है? देखिए एक पिछले 1 साल के बीच कुछ ऐसी चुनौतियाँ हैं, जैसे आपने देखा हाल ही में तालिबान का टेक ओवर हुआ जी, अफ़गानिस्तान में। वो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आप देखें जो पिछला रूल तालिबान का था 1996 से 2001 तक, जब 9/11 हुआ और अमेरिका ने उन पर हमला किया, उस बीच में टेररिज्म सबसे ज्यादा फैला कश्मीर में। और खास तौर पर अगर आप सारा पिछले 30 सालों का डाटा देखें, तो 2001 में सबसे ज्यादा वायलेंस जम्मू कश्मीर में हुई। उसी पीरियड में जब आर्मी बॉर्डर से जब 99 में कारगिल वार हुई, तो बॉर्डर से आर्मी को कारगिल भेजा गया, बहुत सारे गैप आए। उन दिनों बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं थी, बहुत सारे फॉरेन टेररिस्ट अंदर घुसे, और एक फेनोमेना स्टार्ट हुआ जो आपने देखा सुइसाइडल अटैक्स और फिदाई अटैक्स का। और उसी में हमारे जम्मू कश्मीर असेंबली और हमारे भारत की पार्लियामेंट पे हमला भी हुआ। और 2001-2 वाज सबसे ज्यादा पीक वायलेंस, जो भी पैरामीटर अगर आप लें तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो 8 से 10,000 टेररिस्ट जो लश्कर के और जैश के थे, जो तालिबान के साथ अफगानिस्तान में उनके साथ कब्जा करने के लिए लड़े, वो फ्री हो गए। और अब पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई का पूरा फोकस इस तरफ है। खतरा ये है कि उन लोगों को आहिस्ता-आहिस्ता इस तरफ धकेलने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब वो अफगानिस्तान से फ्री हुए। और पाकिस्तान डीप स्टेट ने, आर्मी ने इसी मैं समझता हूँ इसी सोच से उन्होंने एक सीज फायर का एग्रीमेंट फरवरी में किया, ताकि हमारा सारा जो सीज फायर से हमारा पूरा फोकस अफगानिस्तान में रहे। और अब वो उन्होंने अचीव किया जो करना चाहते थे, एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ वो लेकर अब वो ये नया खतरा पोज करते हैं। और खासकर जो अमेरिकन वेपन वहां रह गए, बहुत सोफिस्टिकेटेड, जिसमें ड्रोन है, बहुत सारी हाईली सोफिस्टिकेटेड गन्स हैं, बाकी चीजें हैं। खतरा ये है कि वो भी इस तरफ डाइवर्ट, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर में ऑपरेट करती हैं वो या ना हो जाए। तो इसी तरह एक और चैलेंज मैं समझता हूँ कश्मीर में, ये है कि अगर आपने 1 साल में 150 या 200 टेररिस्ट मारा, लेकिन जी, ये भी हकीकत है, ये भी सच्चाई है कि लगभग 125 बच्चे नए ज्वाइन कर जाते हैं। तो जी, पाकिस्तान जो इनको रेडिकलाइज करता है, आपके हमारी तरफ से
कोशिशें होनी चाहिए कि एक भी बच्चा टेररिज्म में ना घुसे, क्योंकि हमारी इसी कमजोरी का फायदा पाकिस्तान का डीप स्टेट लेता है। जब घर में खराबी होती है तभी पड़ोसी उसका फायदा लेता है। तो बिल्कुल, इस तरफ बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर आप देखें, सैकड़ों मदरसा चलते हैं कश्मीर में, और शायद हजारों की तादाद में पूरे भारत में। और अब भारत में, जैसे माननीय ब्रिजलाल जी भी बोल रहे थे, बहुत सारे हमारे जो भारत के हिस्से हैं, चाहे आप वो केरला ले लीजिए, चाहे आप बंगाल ले लीजिए, यूपी के बहुत सारे शहरों में देखिए, हैदराबाद देखिए, आपके बहुत सारे आईसिस और जो इंडियन मुजाहिदीन के जो लश्कर का दूसरा नाम है, उनके मॉड्यूल्स निकल रहे हैं। तो हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मैं समझता हूं जो हमारे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने एक एक्शन प्लान इंप्लीमेंट किया अपने कंट्री में रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए। हमें जरूरत है भारत को, जो नया चैलेंज अफगानिस्तान से आया है, सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए, हमें उस एक्शन प्लान को अपने तरफ भी एक सोच के हिसाब से तैयार करके यहाँ लागू करना चाहिए। और इन पर एक पैनी नजर रखनी जरूरी है कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्या धार्मिक एजुकेशन दी जा रही है, या हम वहां टेररिस्ट पैदा कर रहे हैं। ये चीजें देखने की जरूरत है। और कश्मीर में ये जैसे जनरल कुलकर्णी बता रहे थे, ये बिल्कुल सही। चाइना का एक बहुत बड़ा एक चैलेंज ये भी पिछले एक साल में हमें लद्दाख में, जो पहले हमारे जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, एक बहुत बड़ा चैलेंज आगे आ रहा है। और चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसको लगता है कि भारत ग्लोबल पावर बनने वाला है, मेरा कॉम्पिटिटर बनने वाला है, और किसी दूसरे मुल्क से इतना खतरा नहीं है। तो ये सारी एक्टिविटी, उसकी एग्रेसिव जो पोस्चर है, ये इसीलिए है कि किसी तरीके से भारत को ग्लोबल पावर बनने से रोका जाए। और जो स्लाइसिंग जमीन का करता है, वो उसका रवैया वो दिखाता है। बट मुझे पूरा विश्वास है हमारी भारतीय फौज इसको मुंह तोड़ जवाब देगी। जी, श्री कुलकर्णी जी, भारत चीन के बीच वार्ता में गतिरोध आ गया है। यह गतिरोध क्या है? कृपया यह तो बताएं ही, साथ ही यह भी बताएं कि आने वाली सर्दियों के लिए हमारी पूर्वी लद्दाख में क्या तैयारियां हैं? तरीके से गतिरोध आ गया, जिसकी उम्मीद शायद हमें इतनी नहीं थी। हमें लग रहा था कि शायद चीन कम से कम हॉट स्प्रिंग के इलाके में, जो पेट्रोल पॉइंट 15 है उधर, क्योंकि इतना कोई ज्यादा बड़ा गतिरोध नहीं था, और गोधरा में तो वैसे ही वो डिसएंगेज होने के लिए राजी हो गया था। लेकिन देपसांग में हुआ, देमचौक में हुआ, चलो वो बाद में ले सकते थे। लेकिन जिस प्रकार से चीन की भाषा का प्रयोग, एक नंबर एक, चीन के जिस प्रकार से एक अड़ियल रवैया, और तीसरा कि ये कहना कि आपको अभी तक जो हमने दिया है आप इसमें खुश रहने चाहिए, ये, और अब जो नया कानून लाया है इसके मद्देनजर अगर अब इसके बाद जो बातचीत होती है, हम समझ सकते हैं कि चीन का क्या होगा। हमें चीन से कोई उम्मीद करनी नहीं चाहिए कि चीन हमारे लिए कुछ सोचेगा या करेगा, सवाल नहीं पैदा होता। चीन अपने ही स्वार्थ के लिए करेगा जो कुछ भी करेगा। हम लोगों ने अपनी कार्रवाई करती रहनी चाहिए, इसमें हमें बिल्कुल पीछे नहीं देखना है। और उस मकसद को मद्देनजर हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। आपने देखा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सब ये कह रहे हैं कि जितना जमावड़ा चीन का है उतना ही जमावड़ा तकरीबन मिरर इमेज भारत का भी है। जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर हमने भी तैयारी की है, अब 17-18 महीने से लगातार ये गतिरोध दोनों देशों के बीच हो रहा है, और गलवान के बाद तो जबरदस्त दोनों के जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल ही नीचे की ओर चले गए हैं। और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जवानों का रहने का जो बंदोबस्त है, वहां पे जो सबसे बड़ा बंदोबस्त अब एक होता है, जब सर्दियां अब जब आ गई हैं, अब जैसे अपने डीजीपी वैद साहब कह रहे हैं कि उन्होंने डाला है, क्यों कोट डाला है, क्योंकि वहां पे सर्दी शुरू हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि नवंबर भी नहीं आया है, अक्टूबर में ही ये सर्दी का हाल है। तो उन इलाकों में जो तकरीबन 18 से 20 हजार फुट के ऊंचाई के ऊपर है, वहां पर तो जबरदस्त बर्फ गिर रही है।
अब उस बिल्कुल। इलाके में पहले तो रहने का बंदोबस्त, यानी कि हर एक आदमी ने रहना है और सतर्क भी रहना है, जिंदा भी रहना है और यकीन भी करना है कि कोई आगे पीछे हमारे ना हो जाए। इसके लिए उनके जी। रहने के लिए, उनके खाने पीने का रहने का बंदोबस्त, उनको गर्म रखने के लिए बंदोबस्त, हथियारों का बंदोबस्त, यकीन करना कि सब कुछ सर्वेलेंस के जो साधन है उनके ऊपर बंदोबस्त, जो हेलीकॉप्टर फ्लाई करते हैं लॉजिस्टिक्स उनका बंदोबस्त वो भी ठीक रहने हैं, हवाई जहाज जो है उन्होंने सबने काम करना है, पूरा ह्यूमन इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, जितने तरीके से हमारे पास तरह तरह के साधन हैं उन सबका यकीन करना कि सब काम करे इस सब जीरो टेम्परेचर में। टेम्परेचर तकरीबन -20 -30 डिग्री तक पहुंच जाते हैं और हवा जो है वो तकरीबन 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही थी। तो ऐसे मौसम में वहां पे रहना नंबर 1 सबसे बड़ी चुनौती, और उस चुनौती के लिए हम लोग तैयार हैं क्योंकि पिछले हम लोग तो वैसे भी एलएसी के ऊपर पहले भी रहते थे, जहां पे शायद 8 आदमी रहते थे, आज हो सकता है 2-3 गुना ज्यादा रहते होंगे, पर रहते जरूर थे। जी। हमारा बंदोबस्त तो पहले भी था, अब बंदोबस्त और ज्यादा हो गया है। मेडिकल का बंदोबस्त हुआ, हीटिंग का बंदोबस्त हुआ, रहने का बंदोबस्त हुआ, पानी का बंदोबस्त, वहां पे पानी क्या सब कुछ फ्रीज मतलब बिल्कुल बर्फ बन जाता है, तो पानी भी पीना है। जी। सर दर्द होता है, दिखता नहीं है, मतलब आप खा नहीं सकते हैं, आप सांस नहीं ले सकते हैं, आप चल नहीं सकते हैं। तो ऐसे हालात में अब एक यही विंटर नहीं और भी आएंगे, हमें ज्यादा तकलीफ नहीं है। आपको आश्चर्य होगा क्योंकि हम लोगों के जो जवान हैं, अफसरान हैं, जो जैसे साहबान हैं, वो सब इसके आदी हैं। चीन को परेशानी है, चीन की आदी नहीं है। चीन लगातार टर्नओवर ट्रूप्स करता है, कभी कभी 15 दिन में ही अपने सैनिकों को पीछे ले जाता है, क्योंकि उनमें जो देखने को दिखता है हम लोगों को कि बीमारियां जबरदस्त बढ़ रही है, क्योंकि उस हाई ऑल्टीट्यूड में रहने के लिए आप कितने भी माहिर हो, जब तक आप एक्लिमेटाइज नहीं होंगे आपको दिक्कत आती है। तो ऐसे वक्त में जब दोनों देशों के बीच के जो संबंध है वो गिर गए हैं, 14 राउंड ऑफ टॉक अब कब होगा, कह रहे हैं बातचीत होगी, वो विंस्टन चर्चिल की है ना, वी मस्ट जॉ टू अवॉइड वॉर, यानी कि बातचीत करते रहना चाहिए जिससे कि लड़ाई ना हो, लेकिन शक्ति में शांति है और शांति में ही विकास है, और विकास से ही आगे देश चलेगा, और जब विकास होगा तो बाकी जितनी भी अपने अंतर तंत्र है वो सब मजबूत हो जाएंगे। तो शक्ति लेनी बहुत जरूरी है, और भारत अभी समृद्ध है, भारत पूरा सक्षम है, इस बात का आभास चीन को है, इसलिए चीन जो है अपनी दादागिरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कहना कि चीन लड़ाई नहीं लड़ेगा वो नहीं हमें सोचना चाहिए। चीन किसी वक्त भी अपने रंग बदल सकता है, कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्स टाइम, इंटेंशंस कैन चेंज ओवरनाइट। तो उस मंशा को बदली नहीं होने देने के लिए हमने बिल्कुल सक्षम रहना है और कोई भी मौका नहीं देना है किसी को। अगर चीन हरकत करता है तो उसको मालूम है कि ईद का जवाब पत्थर से मिलेगा। जी। अ, जी। श्री बिजलाल जी, आप संसद सदस्य भी हैं। हमारे देश में पुलिस व्यवस्था के प्रति जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए सरकार ने हाल के वर्षों में क्या किया है और क्या करना चाहिए? कृपया इसके बारे में बताएं। लगता है बिजलाल जी से संपर्क अभी टूटा है। श्री वैद्य जी, हम आपके पास ही आते हैं और यह जानना चाहते हैं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए काम करना पहले की अपेक्षा कितना आसान हुआ है? मैं समझता हूँ बहुत आसान हुआ। जी। देखिए, जो 370 हटने के बाद डायरेक्टली लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इंचार्ज हैं, और चूंकि गवर्नर रूल है और यूनियन होम मिनिस्ट्री डायरेक्टली इसको देखती है, एक तो आपको निर्देश बहुत क्लियर मिलते हैं, सीधा जी। जो आता है उसको आपको जो पहले पॉलिटिकल गवर्नमेंट में इश्यूज होते थे वो आज दिक्कतें नहीं है। वहाँ आपको असेंबली अगर कुछ लॉ एंड ऑर्डर हो जाता था तो असेंबली में हंगामा होता था, और जी। आपको अगर याद होगा जब कोई टेररिस्ट मारा जाता था तो उसको बॉडी हैंड ओवर करनी पड़ती थी, और जो लोकल टेररिस्ट को तो हम बॉडी देते थे उनके रिश्तेदार को, लेकिन फॉरेन टेररिस्ट का उस वक्त भी एक क्लियर डिसीजन हमने लिया था कि इन सब को हम उनको नहीं देंगे, मौलवियों को दफनाने के लिए उनको हम बॉर्डर पे ले जाते थे और वहां दफनाते थे। लेकिन उस पे बहुत सारे
इश्यूज बनते थे, पॉलिटिकल इश्यूज बनते थे, आज वो बहुत क्लियर निर्देश हैं कि जी, उनको किसी को भी जो टेररिस्ट मारा जाता है हवाले नहीं किया जाता। अगर आपको याद होगा, वहां जब दफनाने के लिए दिया जाता था, वहां ब्यूरियल में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होते थे, टेररिस्ट आते थे 2-4 ग्रुप, और वो फिर हवा में फायरिंग करते थे, और इस बात का फायदा लेते थे कि सिक्योरिटी फोर्सेस एक्शन नहीं कर सकती क्योंकि वहां लोगों का हजूम और सिविलियन कैजुअलिटीज हो जाएंगी। तो एक बड़ा अजीब सी सिचुएशन बनती थी वहां, फिर और बच्चे मोटिवेट होते थे, वो टेररिस्ट रैंक्स ज्वाइन करते थे। ऐसी स्थिति अब इस जो आज डायरेक्ट रूल है, गवर्नर्स रूल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का है, और दिल्ली एमएचए के अंडर है, उस वो स्थिति देखने की जरूरत है। पुलिस को हैंडल करना क्लियर निर्देश हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, आपको डायरेक्शंस बड़ी क्लियर हैं, आपको लॉ इंप्लीमेंट करने में बहुत कोई दिक्कत नहीं, आपको 87 विधायकों को फेस करने के मसला नहीं है, जबकि आपको जी, उस वक्त ये सारी प्रॉब्लमें आती थी। जी, आप अगर आप देखें, ये जो अभी आपने 3 दिन पहले देखा कि एक टेररिस्ट ग्रुप को शिफ्ट किया गया कश्मीर से बाहर की जेल में। तो जी, ये आगरा। चीज अगर आप शिफ्ट जी, किया, ये जी, चीज जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी तो बहुत दिक्कतें आती। कुछ लोग एक ऑर्डर लेके बैठे थे हाई कोर्ट का कि स्टेट के बाहर आप टेररिस्ट को बाहर नहीं शिफ्ट कर सकते। उसको हमने चैलेंज जी, करने की कोशिश की पुलिस सिस्टम ने, लेकिन वो नहीं होने देते थे, क्योंकि ये सारे टेररिस्ट जेल में बैठ के, श्रीनगर जेल में या वैली के बाकी जेल्स में बैठ के वहां से टेररिस्ट एक्टिविटीज प्लान करते थे और हमारे जेल स्टाफ को थ्रेटन करते थे। तो ये सारी चीजें खत्म हो गई जी, इस जो 370 हटने से, एक डायरेक्ट कंट्रोल एलजी साहब का और एमएचए का आने से, ये पुलिस की वर्किंग में बहुत फर्क पड़ा। पुलिस को काफी एक मैं समझता हूँ इंडिपेंडेंस मिली कानून को इम्प्लीमेंट करने में, जो उस वक्त दिक्कतें आती थी क्योंकि बहुत सारे जो पॉलिटिकल प्रेशर्स आ जाते थे। तो वो उस जी, लिहाज से मैं समझता हूँ 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस को काफी वर्किंग में बहुत आसान हो। जी। श्री बिजलाल जी, आप अभी सुन पा रहे हैं, अभी हमारे साथ वापस जुड़े हैं। बिजलाल जी, हाँ, आप संसद सदस्य भी हैं। हमारे देश में पुलिस व्यवस्था के प्रति जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए सरकार ने हाल के वर्षों में क्या किया है और क्या करना चाहिए? कृपया इसके बारे में बताएं। एक्चुअली जनता से विश्वास में लेने का पुलिस के पास पहले से भी एक सिस्टम रहा है। रूरल पुलिसिंग में हम लोग वहाँ बैठकें करते थे। आज भी जब कोई त्योहार होता है, त्योहार आने वाला होता है, कोई बड़ी समस्या है, तो जिलों में एसपी और ये मिल करके ऑलरेडी समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, उस एरिया के लोग हैं, उनको बुलाया जाता है, उनसे संपर्क किया जाता है, उनसे बात किया जाता है, और जिससे कानून व्यवस्था स्थापित करने में जन सहयोग मिलता है। मैंने ये प्रयोग दोहराया था खासकर नक्सल एरिया में। ऐसी एरिया में बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि नक्सल एरिया उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र थे, जो 4 स्टेट से घिरे हुए हैं, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो वहाँ पर जो ट्राइबल थे, वहाँ अनएक्सेसिबल एरिया था, जाना मुश्किल था। वहाँ हम लोग गए और वहाँ जा कर के हमने कम्युनिटी पुलिसिंग की। कम्युनिटी पुलिसिंग में जो उनके संसाधन थे, अपने संसाधनों से उनको बच्चों को पढ़ाई, उनको राशन देना, और वहाँ पर हमने एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए 100-100 शादियाँ 4 बार वहाँ टाइप कराई। तो ये सिस्टम हमारे यहाँ है, और तमाम हैं तो हम सिक्योरिटी रिलेटेड टीचर कराता है, उसके लिए संसाधन भी है और जनता को में जोड़ते हैं। दूसरा, मैंने इसको एक्सपेरिमेंट को किया है जब एक ज़माने में मेरठ था 91-93, जब बाबरी ढांचे का डिमोलिशन हुआ था, तो हम लोगों ने जी, उस स्ट्रक्चर बनाया था, कानून व्यवस्था में जन सहयोग, और उसके तहत मोहल्लों में जो लोग रहते हैं, उसमें हमने हिंदू, मुस्लिम जो भी
सिख ईसाई सब हैं, उनको करके हम लोगों ने शांति सुरक्षा समितियां बनाई थी। विशेष पुलिस अफसर बनाते हैं जिसको हम एसपीओ कहते हैं, और उसके लगातार बैठकें हम लोग थाना स्तर पर, सर्किल स्तर पर और जिला स्तर पर करते रहते थे। मेरठ में जब 92 में हुआ तो सब जगह दंगे हुए, मेरठ में दंगा नहीं हुआ। उसका कारण था कि हमारे करीब 1200 लोग फुल्ली थे, 1 साल पहले से किया था, और वो मेरठ मॉडल जो है हमारा कानून का जनसहयोग लेने का, वो बहुत जी ही प्रभावी है आज भी। और जब 2010 में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि इश्यू पर जजमेंट आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो वो मैं ही उस समय एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था प्रदेश का, और पूरे प्रदेश में लागू किया था, और उसमें सब कम्युनिटी के लोगों को जोड़ा था, और कहीं पत्ता नहीं खटका। उसी सिस्टम को अभी जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया बाबरी जी मस्जिद इशू पर, तो सेम चीज उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। और कहीं तो मेरा अपना मानना है कि परमानेंट शांति के लिए जन सहयोग जरूरी है। अगर जन बिल्कुल विश्वास है, पब्लिक का सहयोग है, तो फोर्स कम भी है तो कानून व्यवस्था को फर्क नहीं पड़ेगा, कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी। तो ये जी सिस्टम तक उत्तर प्रदेश की बात है, उस जी सिस्टम को आया, परखा है, और बड़ी बड़ी समस्याएं थी जिसमें उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाओं पर, ऐसे बड़े बड़े लॉ एंड ऑर्डर समस्याओं पर हम लोग काबू पा सके। तो ये बड़ा जी अच्छा माहौल है। और योगी सरकार में बहुत अच्छा, ये एक सबसे बड़ा होता है जब जी अपराधियों पर कार्रवाई होती है। पहले क्या होता था, अपराधियों का काफिला चलता था, क्योंकि जनप्रतिनिधि बन गए हैं। और जी एक चीज करते करते मैं बीच में छूट गया था, जी 14 आतंकवादियों के मुकदमे जो हम लोगों ने चार्जशीट लगाई थी, उसको समाजवादी पार्टी सरकार ने अपने 2012 से 17 के कार्यकाल में वापस ले लिए थे। जी ऐसे रामपुर अटैक के 7 सीआरपी जवान मारे जाते हैं, पाकिस्तानी फिदाइन पकड़े जाते हैं, लश्कर तोयबा का इंडिया कमांडर पकड़ा जाता है। अखिलेश जी सरकार ने किया केस, और फिर अदालत ने अनुमति नहीं दी, ट्रायल हुआ और 4 को फांसी की सजा हो गई। कचहरी जी ब्लास्ट, वो अखिलेश सरकार ने वापस लिया, और उसके बाद भी अदालत नहीं दी, और सबको आजीवन कारावास सजा होगी। तो जब सरकारें राजनीतिक अपने वोट बैंक के आधार पर अगर आतंकवादियों के केस वापस लोगे और बड़े बड़े क्रिमिनल को पनाह दोगे, तो फिर जी कानून कंट्रोल नहीं होता, जो पिछली जी सरकारों में हुआ है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश में उनकी जो अवैध कमाई का था, जो बुलडोजर चल रहा है, पस्त जी कर दी 1700 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। तो यहाँ के बिल्कुल एक विश्वास पैदा हुआ, और उस जी विश्वास है। नहीं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो राजनीति से जो अपराधीकरण हो गया था राजनीति का, उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री वैद्य जी, राजनीतिक दलों की मांग है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा विधानसभा चुनाव से पहले दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार की मंशा यह दर्जा चुनाव के बाद देने की लगती है। हालांकि यह राजनीतिक प्रश्न है, लेकिन हम इस मुद्दे पर आपका मत भी जानना चाहेंगे। जी देखिए, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि पहले परिसीमन होगा, उसके बाद चुनाव होगा, उसके बाद स्टेट भारत की पार्लियामेंट, जहां उन्होंने सबके सामने ये वायदा किया था, उसके मुताबिक रियासत का या स्टेट का दर्जा जो है वो वापस दिया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सबका एक ही मत है जम्मू कश्मीर में कि पहले हमें ये इलेक्शन से पहले ये दिया जाए। मैं जी समझता हूं उसका पहले देने से ये होगा कि एक उत्साह जो पॉलिटिकल पार्टीज में है वो आएगा, और जी चुनाव जो है ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उसको लड़ने में एक होगा। ये फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे भारत के होम मिनिस्टर साहब ने ये सबको आश्वस्त किया है कि वो रियासत का दर्जा इनको जम्मू कश्मीर को समय आने पर देंगे, और वो उससे उसको उस कमिटमेंट को उन्होंने अपने दौरे के दौरान यहाँ भी कहा, और मुझे जी इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की सरकार ये करेगी। लेकिन ये है कि अब उसको
कब दिया जाता है वो मैटर करता है। पहले देने से ये है कि जो इलेक्शन की गर्मा गर्मी होगी उसमें जी उत्साह आएगा, बाकी और कोई इसमें फर्क उत्साह नहीं पड़ता 6 महीने जी पहले देने से या बाद में देने से। जी, जी। श्री कुलकर्णी जी, मुद्दा अब सिर्फ पूर्वी लद्दाख नहीं रह गया है। अरुणाचल सीमा हो या चीन से लगते अन्य क्षेत्र, चीन लगातार बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है। ऐसे में हमने अब तक क्या-क्या कदम उठाए हैं? ऐसे है कि जो चीन है उसने एक, अगर हम देखें ये साजिश के तौर पर पूरा कुछ हो रहा है। अभी आपने दोनों डिस्टिंग्विश स्पीकर्स को सुना, देखा कि अंदरूनी हालात एक लोकतंत्र में कैसे हैं, किस तरीके से अंदरूनी हालात हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जब तक जन सहयोग नहीं होएगा दिक्कत आएगी, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो या कहीं किसी भी राज्य में हो, कहीं पर भी हो। ये जो एक लोकतंत्र की एक खासियत है या एक लोकतंत्र की, मैं कहूँगा एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में होता है, और तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के प्रांत हैं, तरह तरह की सोच है, तरह तरह के रीति रिवाज, खाना पीना, मैं कहूँगा अपने अपने रिलीजन्स हैं। तो ऐसे माहौल में जो चीन जो है वो भारत के ऊपर दबाव बनाए जा रहा है, और पाकिस्तान उसको एक ऐसा बढ़िया देश मिला है जो उसको मालूम है कि 1947 से, यानी कि देश के बंटवारे से लेकर के ये जो दो देश हैं इनकी अनबन है, और इस अनबन को वो पूरा फायदा उठा रहा है, और पूरे देश भर में एक लोकतंत्र होने के नाते जिस प्रकार से दहशतगर्दी फैला सकता है पाकिस्तान, वो फैलाने की कोशिश कर रहा है, और चीन उसकी सहायता कर रहा है। और चीन जो है वो भारत के ऊपर लगातार दबाव डाल रहा है, सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में नहीं। अब आपने देखा अरुणाचल प्रदेश में यांगसे में किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, आज ही अखबार में आया, लुंगलोला हुआ, बुमला हुआ, ये बाकी इलाके जो तवांग के हैं उधर हुआ, आप देख रहे बाराहोटी में हुआ। तो चीन जो है, चीन की मंशा रही है कि भारत के ऊपर लगातार दबाव बनाए रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो उसको टक्कर दे सकता है। अगर पूरा विश्व का एक नंबर 1 अगर देश बनने में चीन को समय लगेगा, लेकिन कम से कम एशिया में भारत ही एक ऐसा अकेला मुल्क है जो उसको टक्कर दे सकता है। अगर वो टक्कर कब देगा? जब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आर्थिक स्थिति कब अच्छी होगी? जब देश में तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगा। देश में तरक्की और डेवलपमेंट कब होगी? जब देश के बीच में शांति होगी, लोग इकट्ठे रहेंगे, एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, और देश का प्रगति की ओर बढ़ेगा, तब फायदा होगा। ये उनको मालूम है कि हमने इस देश जिसमें जबरदस्त क्षमता है, ये एक पुरानी सभ्यता है, भारत देश को दबाया नहीं जा सकता है, भारत उभर करके ऐसा आएगा। और यही नहीं, आज पूरे विश्व के लोकतंत्र देश जो है तो भारत के साथ खड़े हैं, और ये चीन को जबरदस्त खा रहा है कि ये जो क्वाड बना है, ऐसे कैसे है कि अमेरिका हुआ, जापान हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, और अब इजराइल हुआ, यूएई हुआ, दूसरे क्वाड में भी भारत के साथ खड़े हैं। यानी कि सब उनको लग रहा है कि विश्व के लोकतंत्र जी। शायद कुछ नेटवर्क का दिक्कत है। चलिए हम फिर जुड़ेंगे और माननीय कुलकर्णी जी से। श्री वैद्य जी, अब मैं आपके समक्ष एक बार फिर आता हूँ। जिस तरह से कश्मीर के कुछ नेता पाकिस्तान के साथ वार्ता की वकालत कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या वार्ता से कुछ हासिल होगा? देखिए, वार्ता का ये सवाल है कि किससे करें? क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जी से वार्ता करें? वो एक पाकिस्तान आर्मी के हाथ कठपुतली है, हम सब जानते हैं। और उनसे बातचीत करने से क्या निकलेगा? आपने पहले भी की बातचीत, जब नवाज शरीफ साहब थे, यहाँ के प्रधानमंत्री अटल जी वहां गए, वहां सब हुआ। अल्टीमेटली क्या हुआ? वहां की आर्मी को वो सूट नहीं किया, और परवेज मुशर्रफ जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने नवाज शरीफ जी को हटा दिया। तो आप किससे बात करेंगे? ये सारा टेररिज्म जो है वो वहां की डीप स्टेट चलाती है, वहां की आईएसआई और आर्मी चलाती है। तो या तो बात डायरेक्टली उनसे हो, और वो माने कि हम टेररिज्म नहीं चलाएंगे, तब हम
भारत को और कोई दिक्कत ही नहीं है बात करने की, इसमें कोई शक नहीं है, एक दिन बात करनी पड़ेगी, पड़ोसी है हमारा। लेकिन मैं समझता हूं भारत की जो विदेश नीति है बिल्कुल सही है कि आप टेरर क्रॉस बॉर्डर टेरर जो आपने एक पॉलिसी बनाई है कि आप भारत को आर्थिक दृष्टि से खत्म करेंगे फेक करेंसी डालकर, आप ड्रग्स पंप इन करके आपके यहाँ के यूथ को डिस्ट्रॉय करेंगे, आप टेररिस्ट को भेज के और रेडिकलाइजेशन करके यहाँ के यूथ को टेररिज्म में डालेंगे। तो आपने एक पॉलिसी बनाई है भारत को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने की, खत्म करने की, पूरा बर्बाद करने की। तो ऐसी स्थिति में क्या बात करेंगे, किससे बात करेंगे? या जो चला रहा है वो बात करे, तो इमरान खान जी से क्या बात करेंगे? बार बार हमारे बहुत सारे लीडर कश्मीर में भी कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, किससे बात करें? क्या उनके जो ये चलाने वाले हैं जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, वो अगर कहते हैं ठीक है हम भारत से बात करने के लिए तैयार हैं और हम इसको बंद करने के लिए तैयार हैं, तब बात का फायदा हुआ। किस बात की बात करें? ये मेरा इसमें मत है। जी। नहीं, बिल्कुल आपने जो वाक़ई में आपका जो मत है वो काफ़ी महत्व इसलिए रखता है क्योंकि आप वहाँ की ज़मीनी स्थिति से वाकिफ़ हैं और बार-बार वार्ता होती है, लेकिन उस वार्ता के बाद क्या होता है ये भी हम सबने देखा है। और जम्मू-कश्मीर की स्थिति को लेकर जो पाठकों के, दर्शकों के मन में सवाल थे, वाक़ई में आपने उनका उत्तर दिया है। और इस खास परिचर्चा में आप सभी ने जिस तरह से रक्षा-सुरक्षा से जुड़े विषयों पर प्रखरता के साथ न सिर्फ अपने विचार रखे, अपितु हम सभी के मन में उमड़ रहे सभी सवालों के जवाब भी दिए। यकीनन यह परिचर्चा सुनकर हमारे दर्शक पूर्णतः आश्वस्त हुए होंगे कि भारत भूमि की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी सबल और सक्षम हाथों में है। फिलहाल इस परिचर्चा में इतना ही। कुछ देर में हम आपके साथ अगली परिचर्चा में फिर जुड़ेंगे, तब जानेंगे कि प्रभा साक्षी की ओर से प्रतिवर्ष दिए जाने वाले प्रतिष्ठित हिंदी सेवा सम्मान से इस वर्ष किन-किन को सम्मानित किया जा रहा है। मैं अपने सभी श्रेष्ठ वक्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं इस परिचर्चा में जुड़ने के लिए।